जब आप विश्वास करके चलते हो ना तो चमत्कार हर हाल में होते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी नितिन ने ही भेजी है नितिन को, और कहते हैं कि नितिन भाई, मुझे सच में महादेव पर बहुत पहले से बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेकिन ये जो अभी होली गई है ना, इसके बाद से इतना ज़्यादा विश्वास हो गया है कि महादेव हर पल मेरे साथ चलते हैं, और अघोरी रूप में मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं था, वो महादेव थे। इनके साथ क्या हुआ, हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद आपके भी मन में थोड़ी सी ईश्वर भक्ति जाग जाए, या ये जो कभी कभी होता है ना कि हम तो पूजा पाठ अच्छे से करते हैं बट हमारे साथ सिचुएशन अच्छी क्यों नहीं हो रही। वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहानी से आपके विश्वास को पक्का कर दूंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। जय भोले। आज की कहानी नितिन की है, भेजी है मुझे गुड़गांव से, और कहते हैं कि नितिन भाई, मेरे साथ सिचुएशन कुछ ऐसी ऐसी बीती है, वो सभी कोशिश करके शामिल करिएगा। वक्त है जब नितिन 12th स्टैंडर्ड में था। इनके परिवार में फाइनेंशियल कंडीशन जो था वो इतनी मजबूत नहीं थी कि 2 बड़ी बहन और 1 बड़े भाई के बाद मुझे भी अच्छे से पढ़ाई और ट्यूशन मिल पाए। मैं पढ़ाई में उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। मुझे ये भी लग रहा था कि 12th स्टैंडर्ड इस बार मेरा ना जाने कैसा जाएगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल जवाब ऐसे हैं जो अपने सिर के ऊपर से जा रहे थे। मुझे ट्यूशन की काफ़ी ज़रूरत थी, बट घर की सिचुएशन पैसों को लेकर ठीक नहीं थी। मैंने घर में बहुत कोशिश करा पढ़ने का, लेकिन भाई अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी नंबर अच्छे आते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही हो गया। मैं बाबा से अरदास लगाता जा रहा था कि बाबा, मेरे पास सच में मैं पढ़ना चाहता हूँ, पैसों की व्यवस्था होती तो शायद ट्यूशन भी पढ़ पाता, लेकिन मैं 12th को किसी तरह से निकालना चाहता हूँ, बस किसी तरह से पास हो जाऊँ। और ये वाली जो कंडीशन है हम ईश्वर के सामने कई बार रखते हैं। बाबा अच्छी नौकरी लग जाए, प्रभु एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, प्रभु एक अच्छी बड़ी गाड़ी हो जाए, एक मकान हो जाए। ये सारी ख्वाहिशें हर किसी की होती हैं और अधिकतर काफ़ी लोगों ने डिमांड करी भी है, लेकिन वक्त लगता है पूरी सभी की होती है। कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है। नितिन का विश्वास डगमगा नहीं रहा था, बस ये मानकर चल रहा था कि 12th अच्छे से कर पाऊँ और उसके बाद किसी कॉलेज में एडमिशन का भी हिसाब किताब बन जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन इसका एग्ज़ाम था उससे 1 रात पहले, तकरीबन रात के 2:30 पौने 3 बजे, इसके मम्मा पानी पीने के लिए उठती हैं और वो कहती हैं कि बेटा अभी तक तू पढ़ क्यों रहा है, कल सुबह एग्ज़ाम है। 12th का ये बोर्ड एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम था, मतलब इसका पहला पेपर, और अभी तक क्यों जाग रहा है। तो उसने कहा अभी तो शायद 6 साढ़े 6 बजे है ना, और सभी लोग एकदम शांति से कैसे हो गई, सो गए क्या। मम्मी ने बताया कि रात काफ़ी हो गई है, सो जा। इसने जब घड़ी देखी तो यकीन नहीं हुआ कि मुझे पढ़ते हुए इतना समय हो गया। मैं 10 मिनट बाद चलो अभी किताब बंद कर दूंगा, अभी थोड़ा सा और रह गया है। पढ़ाई करते करते मतलब इनकी डोरबेल बजी। इसे समझ नहीं आया कि भैया इतनी रात गए, कौन आया। मम्मी ने तेज़ी से आवाज़ दी कि भैया आ रहे हैं। मम्मी भी उठी हुई हैं। तभी कुछ देर बाद पापा भी मतलब उठे हैं, आवाज़ आने लगी। मेरी घड़ी बंद हो गई क्या। अपनी घड़ी को देख रहा है तो 1 बज रहा था कि ये 1 बज रहा है, रात के 1 बजे कौन आया है। टेबल लैंप ऑन था, बाकी कमरे की लाइट ऑफ थी, पढ़ाई कर रहा था। इसने जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो ये तो सुबह हो रही है भाई। सुबह के तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे, और डोर बेल बजाई थी वो जो दूध वाला आता है उसने। पापा ने इसे देखा कि अरे उठ गया। मम्मा ने इसे देखा और फिर कहा कि तू सोया भी था। मैं भूल गया। पापा ने कहा भूल गया मतलब, पढ़ाई कर रहा था क्या सही में। किसी को यकीन नहीं हुआ। दीदी और भैया ने भी बहुत टांग खींची कि नितिन कभी तो तू इतना नहीं पढ़ा, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम जिस दिन है उस रात सोया ही नहीं, वाह कमाल कर दिया। भैया आप यकीन नहीं करोगे कि मैं जो पढ़ कर गया था सिर्फ वही आया एग्ज़ाम में, और उसके बाद मैंने घर पर आकर सभी को बताया। पापा को फ़ोन करा ऑफिस में। पापा कहते हैं कि कमाल की बात है, पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तेरे पर बहुत गर्व है। लेकिन यार ये बात नहीं समझ आ रही कि तू कहता है कि महादेव ने सवाल जवाब बदल दिए, ऐसा कैसे हो जाएगा। पापा आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ वही चीज़ आई हैं जो मैं पढ़ कर गया हूँ। मैंने 3 चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़े भी नहीं थे और उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। पापा ने कहा ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे भैया, मैं एग्ज़ाम देकर घर आया हूँ, सभी को फ़ोन पे सभी को मतलब बता दिया, खाना खाकर मैं सो गया और रात को मैं 8:45-10 बजे के आसपास उठा था। घर वालों ने भी मुझे उठाया नहीं कि भाई रात भर से जागा हुआ है, कोई बात नहीं। मैंने अपने दोस्तों से सभी से कनेक्शन तोड़ दिया था। मुझे कहीं घूमने नहीं जाना, मुझे एग्ज़ाम टाइम में टीवी नहीं देखना, मुझे एग्ज़ाम टाइम में किसी से कोई बात नहीं करनी। सिर्फ मैंने लग कर पढ़ाई करी है। और आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैं स्कूल में था तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान रहता था, बट अब टीवी पर मैच आ रहे हैं, क्रिकेट आ रहा है, जो मैं छोड़ता नहीं था और मुझे उसकी आवाज़ से दिक्कत हो रही थी। सिर्फ पढ़ाई पर मेरा फोकस था। और आपको यकीन नहीं होगा कि 12th का जब रिज़ल्ट आया तो इनके 87% मार्क थे। ये कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं था, मुझे बस ये था कि मैं 12वीं में पास हो जाऊं बहुत है मेरे लिए, लेकिन इतने अच्छे नंबर आएंगे यकीन नहीं था। यहाँ मेरा विश्वास पक्का हुआ कि भोलेनाथ मेरे साथ है। दूसरी बार इनके साथ देखिए, आपको ये नहीं मानना है कि यार ये कोई बड़ा चमत्कार तो नहीं है। किसी के लिए जो आप सोचते हो ना कि ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसका जीवन निर्भर था इस पर। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर पास नहीं हुआ तो दोबारा से क्या कभी मैं पढ़ भी पाऊँगा, क्या पता मुझे दोबारा पढ़ाई का भी मौका ना मिले, उसका जीवन खराब हो सकता था। तो इनकी कहानी को विस्तार से और प्यार से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट में लिखना ओम नमः शिवाय और कुछ बातें इस मेरे नितिन भाई के लिए, ठीक है। होता क्या है कि कॉलेज में इसका एडमिशन ऐसे हो गया जैसे ये मानिए कि मतलब इसी के लिए सीट खाली थी। नंबर तो इतने बहुत ज़ोरदार नहीं थे कि सीट किसी भी कॉलेज में मिल जाएगी, लेकिन इनके ही घर पर आते हैं एक इनके पुराने मित्र, मतलब इनके पिता के मित्र आते हैं और बेटा क्या कर रहा है, अभी 12th करी है, कितने % आए हैं, इतने। अरे उस कॉलेज में अपना डायरेक्टर है और साथ पढ़ा है, वो याद है, बताया गया। उन्होंने कहा कि भाई देख, जो स्कूल की फ़ीस वगैरह ये सब कुछ तो होता ही है, लड़के के नंबर अच्छे हैं, एडमिशन अगर इस कॉलेज में चाहेगा तो बहुत आराम से हो सकता है। इनके पापा ने कहा कि कॉलेज इतना बढ़िया है लेकिन मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू हाँ कर, बाकी नितिन कॉलेज कैसा है बता। उसने कहा बहुत अच्छा है अंकल, अगर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू सो मच। एडमिशन इसका बड़े प्यार से हो गया। कभी कभी जूते घिसने पड़ जाते हैं और एडमिशन नहीं मिलता, और कभी कभी ऐसा होता है। ये कभी कभी पता है क्यों होता है कि आप पूरे मन से किसी एक ईश्वर पर विश्वास करते हो, आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसके लिए ये मानो कि एक बढ़िया सा रेड कारपेट बिछा हुआ है और ये बस उस पर चलता जा रहा है। किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई आलतू फालतू की बातें नहीं, कोई उल्टे सीधे ऐब नहीं। क्रिकेट खेलने का शौक़ था नितिन को शुरुआत से। जब अच्छे नंबर आए ना तो उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मतलब क्रिकेट खेलने जाता था रोज़ सुबह, और घर वालों ने भी रोका टोका नहीं। भाई अच्छे नंबर आए हैं, एक छोटी सी फरमाइश करी थी कि एक मुझे अच्छा सा बैट मिल जाए। पापा ने इसकी ख्वाहिश पूरी करी, एक अच्छा इसे बैट मिला और खेलना शुरू करा इसने। क्रिकेट भी खेल रहा है और कॉलेज भी जा रहा है। धीरे धीरे करके कॉलेज भी अब समाप्त होने वाला था। कॉलेज में बाहर से इंटरव्यू लेने के लिए लोग आने लगे, बड़ी बड़ी कंपनी आने लगी। पहला दिन था, मैं नहीं जा पाया, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मुझे डर लग रहा था कि कैसे सवाल जवाब होते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने घर जाकर बताया कि आज भी आए थे और मुझे बुलाया था, लेकिन मैं नहीं जा पाया उनके सामने, मेरी हिम्मत नहीं हुई। पापा ने कहा कि भाई तुझे ये दिक्कत क्या है, सारे सेमेस्टर में तेरे अच्छे नंबर आए हैं, जो फाइनल सेमेस्टर है वो भी क्लियर हो जाएगा, अब तू पढ़ाई में पहले जैसा नहीं रहा, अब तो बेहतरीन हो गया है तू मतलब 10वीं 11वीं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, उनके घर जाता है, अपनी जेब आमदनी सब कुछ तू खुद कर रहा है, अब किस बात का डर। बस मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं पता नहीं क्यों उस कंपनी के सामने जाने से डर रहा हूँ। कंपनी बहुत बड़ी है और पापा जी अगर वहाँ मेरा किसी तरह से इंटरव्यू क्लियर हो जाए ना तो बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। इसके बड़े भाई और दीदी ने कहा कि अगर उस कंपनी में हो जाता है ना तो सच में तू विदेश यात्रा पहला होगा हमारे घर का जो करेगा, क्योंकि उस कंपनी का नियम है 1 साल में वो अपने एम्प्लॉय को बाहर भेजते हैं, बाकी आगे की चीज़ें सीखने पढ़ने के लिए, और फिर तेरी तनख्वाह 3 गुना हो जाएगी नितिन। घर में सबको बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन ये डर रहा था। खैर सबने इसका मनोबल बढ़ाया और मम्मा ने कहा कि देख आज तो सैटरडे हो गया और तू कंपनी वालों के सामने नहीं गया, कल इतवार हो जाएगा और परसों बहुत खास दिन है, क्यों ना तू अपने भोले बाबा को साथ ले जाए, क्योंकि अगर भोले बाबा साथ चलेंगे तो तेरा कॉन्फिडेंस डगमगाएगा नहीं। इसने कहा कि बिल्कुल, मैं हर बार ईश्वर को, महादेव को प्रणाम करके ही घर से निकलता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी सी लग रही है।
इसने एक इनके घर पर पंडित जी आया करते थे, उनसे पूछा कि पंडित जी किस तरह से मैं अपने इस कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बेटा तू शिव का भक्त है और तेरे कॉन्फिडेंस को कोई डगमगा नहीं सकता। क्या हुआ, कोई बात है? इसने बताई कि वो कंपनी आती है और मैं उनके सामने जा नहीं पाता, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मतलब मुझे डर लग रहा है उनके सामने जाने से। उन्होंने कहा होता है, शुरुआत में पहला पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद जब उस राह पर चलने लग जाते हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। सब कुछ महादेव पर छोड़ दे, और जिसने सब कुछ महादेव पर अर्पण कर दिया तो महादेव उसे डगमगाने नहीं देते। पंडित जी ने कहा कि फिर भी मैं तेरे मन को और ज़्यादा नॉर्मल करने के लिए कह सकते हैं, या तेरा ईश्वर पर जो विश्वास है वो जो डगमगा रहा है उसको स्थिर करने के लिए एक मंत्र बताता हूँ। इसे एक मंत्र दिया गया। इसने कहा कि ठीक है, मैं इसका उच्चारण करूँगा। पंडित जी ने कहा कि जब कमरे में भीतर जाने वाला हो इंटरव्यू के लिए, उससे पहले 11 बार इस मंत्र को बोलियो, तेरे को 100% थोड़ा सा फर्क दिखने वाला है। ये डर की वजह से बार बार उस मंत्र का उच्चारण कर रहा था। खाना वगैरह खाकर लेट गया, भैया दीदी सब इसे आकर थोड़ा सा बूस्ट करके गए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, और जितना नॉर्मल बिहेव करेगा उतनी जल्दी से और उतने अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा। ये वही मंत्र का उच्चारण करते करते सो गया। सपने में दिखा एक अघोरी बाबा इसे गोदी में उठा रखा है और इसके काफ़ी चोट लगी हुई है और इसे लेकर आ रहे हैं। इसके घर के बाहर खड़े होते हैं और तेज़ी से आवाज़ देते हैं, माई तेरे लल्ला के थोड़ी सी चोट लग गई है, इसे संभाल। तभी इसकी आंख खुल जाती है। सपना सिर्फ 10-5 सेकंड का था। 100% कोई अघोरी थे जिन्होंने इसे गोदी में उठा रखा था। लेकिन सुबह के 6-6:30 बज रहे हैं। रात कब पूरी हो गई पता ही नहीं चला। मैं सोया था नहीं सोया था पता नहीं। खैर, अगले दिन इसका इंटरव्यू है। इसने ये अपना सपना घर में सभी को बताया। मम्मा ने कहा कि अगर आज बीच में कहीं भी रास्ते में अघोरी दिखते हैं तो उन्हें प्रणाम ज़रूर करना, और ये चीज़ें ना मैटर करती हैं। किसी दिन विस्तार से बताऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको रुपया देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उनके पैर भीच होने चाहिए आपको। तो मैं उस विषय पे किसी और दिन विस्तार से बात करेंगे, या जब मैं लाइव आऊँगा ना तब बात करेंगे। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ जैसा आपने बताया है। होता क्या है कि सोमवार जब आया तो सुबह सुबह ये मंदिर गया। मंदिर में जाने के बाद पंडित जी को अपनी सारी बातें बताई। ये वो जो मंत्र मिला है ना वो भी बताया। पंडित जी ने कहा कि कोई बड़े पंडित जी हैं, हमसे तो उम्र में और तजुर्बे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो मंत्र आपको दिया गया है बेटा ये गुरु मंत्र है, और ये जब भी दिया जाता है दीक्षा जैसे बोलते हैं, ये गुरु के सामने बिठाकर दी जाती है। और तुझे फ़ोन पर उन्होंने कैसे बता दिया? उन्होंने कहा फ़ोन पे थे तो सही पंडित जी, लेकिन उन्होंने कहा था महादेव सामने होने चाहिए। तो मैं मंदिर में बैठा था, हमारे मंदिर में शिवलिंग है और हमारे मंदिर में शिव परिवार भी है, तो उन्होंने भोले बाबा के सामने बिठाकर मुझे ये सब बोला है और मंत्र दिया है। उन्होंने कहा काफ़ी नॉलेज रखते हैं और उन्होंने सही बात बताई है। देखियो तेरा आज इंटरव्यू अच्छा होगा। पंडित जी से भी आशीर्वाद लिया, यहाँ भोले बाबा को अरदास लगाई कि बाबा थोड़ा संभाल लेना। अब ये जब इंटरव्यू देने गया तो वहाँ 3 कंपनी बैठी हुई थी और तीनों कंपनियों ने सिलेक्ट कर लिया। पहले ये था कि भैया कौन सी कंपनी मुझे रखेगी। अब ऐसा है कि कौन सी कंपनी में आपको जाना है। इसने सभी से थैंक यू सो मच बोला और बाहर आ गया। पापा को फ़ोन करके बताया कि पापा तीनों कंपनियों में सिलेक्शन हो गया है, क्या करूं? पापा ने हंसकर कहा कि अरे मेरा मूर्ख, इतना तेज कैसे हो गया भाई, मुझे तो यकीन नहीं होता। इस बारे में मैं क्या बताऊं यार, मुझे कंपनी के बारे में ज़्यादा पता है नहीं। अपने बड़े भाई और दीदी से पूछना। दीदी और भैया ने एक कंपनी, दोनों ने वही बोली। इसने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था, और ये वही कंपनी है जिसमें सिलेक्शन हो जाए, काश हो जाए। इसने हाँ कर दिया। जो इसे पैकेज मिल रहा है, पूरे घर के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के पैसे इकट्ठे कर दो तो उनसे दुगने हैं। मतलब इनकी घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। नितिन ने घर पर एक फरमाइश करी कि मुझे एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल दिलवा देना, क्योंकि ऑफिस थोड़ा सा दूर पड़ेगा। वैसे तो वो गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी के वो 9,000 रुपये काट रहे हैं, तो मैं क्यों दूँ? 2-2.5 हज़ार में मेरा आना जाना हो जाएगा, मैं 9,000 क्यों दूंगा? मम्मी ने कहा अरे सर्दी बारिश गर्मी होती है, गाड़ी से जा एकदम साफ बनकर। नहीं मैं मोटरसाइकिल से जाऊँगा, लेकिन मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो ना। तो बड़े भाई ने ये जिम्मेदारी उठा ली कि तेरे को मोटरसाइकिल मैं दिलाऊंगा, सेकेंड हैंड सही, लेकिन ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे।
बड़े भाई ने एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी जो एवरेज ज़्यादा देती है, कोई स्टाइलिश सुपर बाइक नहीं, जो एवरेज अच्छी देती है, ऐसी एक मोटरसाइकिल भाई को ला कर दी। पूछा कि देख तेरे को पसंद है तो बता, वरना वापस भी हो जाएगी। नितिन की आंखों में आंसू थे कि भोले बाबा सच्ची में मेरे लिए देखो रास्ते बनाते चले जा रहे हैं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास अपनी मोटरसाइकिल होगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भैया। भैया को गले लगाया और थैंक यू बोला। दीदी ने भी बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ करी, क्या कमाल कर रहा है नितिन, तू बढ़ता जा रहा है, आगे ऐसी तरह से तरक्की करता चला जा। जब पहले महीने की तनख्वाह आई तो उसमें से इसने 151 रुपये अलग कर लिए और सारे पैसे अपने पापा को दे दिए। पापा से बोलता है कि अब आप जिसको जितने देने हो घर में उतने बांट दो, मेरी पहले महीने की तनख्वाह है, मैं सभी को देना चाहता हूँ। उन्होंने सारे पैसे मम्मा के हाथ में दे दिए, भाई जो तुम्हें सही लगे वो करो। वो सारे पैसे नितिन को वापस लौटा रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं नहीं लूँगा, मुझे जो हर महीने आप जेब खर्चा देते हो ना, मैं वही लूँगा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। और ये 151 मैंने लिए हैं, भोले बाबा के लिए मैंने कुछ बोला था वो चढ़ाना है। सब ने कहा कि भाई ठीक है, तेरे और महादेव के बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन इसने चलते चलते फिर से कहा कि मम्मी मेरे को ना कोई अघोरी तो मिले नहीं, और वो सपना मुझे फिर से आया। बेटा सब ठीक हो जाएगा। इस सपने के बारे में इनके पिता और घर वालों को अब पता चला था। खैर, अब नौकरी करते हुए तकरीबन 7 महीने हो गए, और सच में 1 महीने की भी तनख्वाह, ये इनके घर वालों ने भी मुझे बताया है, नितिन ने अपने पास नहीं रखी। वो हर बार अपने मम्मा को लाकर सभी पैसे दे देता था और मम्मा उससे घर खर्चा चला रही थी। सब एक बेहतरीन समय को एंजॉय कर रहे थे। 7 महीने हो चुके थे और अब ऑफिस की 4 दिन की छुट्टी पड़ी थी। क्यों? होली है भाई, होली की वजह से 4 दिन की छुट्टी थी। जो आखिरी दिन था मतलब इनके ऑफिस का, उस दिन होली खेली गई थी और बहुत खुश था, और अच्छे लेवल पे लगा हुआ है लड़का, तो जितने भी जूनियर थे इसके उनके साथ बहुत अच्छे से होली खेला। और ऑफिस में ही इनके क्रिकेट का छोटा सा टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी खेला। मतलब इसकी ज़िंदगी एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया चल रही थी। जब घर आया तो घर पर एक खुशी का माहौल अलग ही है। क्या हुआ, बड़े भाई के लिए रिश्ता जो आया था उसमें हाँ हो गई है। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। भाई कब है शादी? तो बताया कि अक्टूबर के आसपास शादी की तारीख आई है। और बड़े भाई की शादी से पहले ना दीदी की शादी करने की सोच रहे थे घर वाले, लेकिन इनकी शादी क्यों नहीं हुई या क्यों नहीं करनी पड़ी? क्योंकि नितिन ने कहा था कि अभी दीदी जिस कंपनी में है इसमें इनको एक बड़ा बोनस मिलने वाला है, अगर शादी कर दोगे तो अभी 3-4-6 महीने के लिए फिर कंपनी से अगर हट गई तो तरक्की होने में फिर बहुत समय लगेगा। दीदी को अपने पैरों पर खड़े होने दो। भैया तो अच्छा खा कमा रहे हैं, तो भैया की शादी आप पहले कर सकते हो। और घर वाले सभी लोग राज़ी हो गए। दीदी को ये बात सुनकर ना बहुत अच्छा लगा था कि मेरे सपोर्ट में मेरा छोटा भाई इतनी मेरे बारे में सोच रहा है, और वो भी शादी नहीं, अभी अपने करियर के बारे में सोच रही थी। घर पर सब कुछ एकदम अच्छा था। 2 दिन बाद होली थी। भैया ने कहा कि भाई मिठाई ले आ फटाफट से बाज़ार से जाकर, अब तो घर में भाभी आने वाली है। अब ये बहुत ज़्यादा खुश था। मिठाई की दुकान पर आया, मिठाई ली, घर पर लाकर देता है सबको, और सब मतलब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कार्ड कैसे बनेंगे, कैसे छपेंगे, और कौन डिज़ाइन सेलेक्ट करेगा। गांव में भी कार्ड पहुंचाने हैं, भाई कार्ड देने की जिम्मेदारी है। तो नितिन ने बोला था कि देखिए मैं हफ्ते भर या 15 दिन की ना छुट्टी ले लूँगा ऑफिस से, और घर से काम कर लूँगा, और कार्ड बांटने की सारी जिम्मेदारी मैं अपने सिर ले लूँगा। आप बस नाम और लिस्ट वगैरह देते रहना, और ये सारे काम मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर दूँगा। ठीक है जी। 1 दिन बाद होली थी। अब होली वाले दिन सुबह सभी लोग उठते हैं। एक रात पहले फिर से इसे यही सपना आया था कि कोई अघोरी इसे गोदी में लेकर घर तक आया कि माई तेरे लल्ला के चोट लग गई है। इस सपने को इसने आज किसी के साथ डिस्कस नहीं करा। सभी को हैप्पी होली, शुभकामनाएं, बहुत ख़ास हो, आपके जीवन में बहुत अच्छे रंग आए। ऐसा करते हुए अच्छा समय व्यतीत हुआ। 2:30-3 बजे नहा धोकर नया कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हो गया। इसके चाचा जी का फ़ोन आया था कि बेटा हम घर पर ही सभी लोग मतलब प्लान कर रहे हैं, और मम्मी पापा से बोल दे, और यहाँ सब लोग बड़े इनके घर में चाचा के घर पे बड़ा प्रोजेक्टर लगा के टीवी मतलब वो सब करना था, और पिक्चर लगाएंगे, सब लोग देखेंगे, तो तुम सब भी आ जाना। इसने कहा हाँ हाँ मैं कह दूँगा। अब इनके पापा को बताया। पापा, मम्मा, दीदी, भैया सब लोग तैयार हो गए, और ये भी नया कुर्ता पजामा पहनकर बिल्कुल तैयार था। सभी ने कहा कि अब लेकिन जाना कैसे कैसे होगा? तो इसने कहा नितिन ने कि मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, मैं उससे गाड़ी ले आता हूँ,
और फिर हम गाड़ी से चलेंगे। सब ने कहा कि हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल स्कूटर पे किसी न किसी को दिक्कत तो होगी। अब ये गया अपने दोस्त के यहाँ गाड़ी लेने। इनके पास गाड़ी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन सुधर चुकी थी, लेकिन अभी घर में ब्याह है भाई, तो वो सारी चीज़ें पहले सोचनी है ना। अब ये तकरीबन 3 बजे घर से निकला, 3:15 बज गए, 3:30 बज गए, ये वापस नहीं आया। इसके भाई ने फ़ोन किया, इसका फ़ोन स्विच ऑफ था। समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। घर में सभी लोग तैयार बैठे थे कि बस वो अब गाड़ी लाएगा और हम चलेंगे यहाँ से। किसी का फ़ोन आया इसके पापा के मोबाइल पे, भाई साहब आप ये इस लड़के को जानते हो ना, मोटरसाइकिल का नंबर ये है। उन्होंने कहा हाँ मेरे बेटे का नंबर है, क्या हुआ? कह रहे वो लड़का दुर्घटना हुई थी और किसी गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, शायद बचा नहीं। क्या क्या बोल रहे हो आप? भाई साहब आपने किसी और गाड़ी को देख लिया होगा, ये मोटरसाइकिल हमारे बेटे की नहीं है। नहीं, आप मोटरसाइकिल नंबर दोबारा से उसने रिपीट करा। इसके पापा के हाथ से फ़ोन छूट गया। मम्मी आती है कि क्या हुआ? इनके पापा बिल्कुल मतलब उनको बहुत बड़ी दिक्कत होते होते रुक गई, कुछ सेकंड का बस इधर उधर हुआ था। मम्मी ने फ़ोन उठाया, हेलो भाई साहब कौन है? बहन जी ये आपका बेटा है या कौन है हम नहीं जानते, लेकिन ये लड़का शायद गुजर गया है, मोटरसाइकिल पड़ी है साइड में और किसी ने आपका नंबर दिया है। वो तो चलेगा कि मैं उनसे नहीं कह पाऊँगा, बस आप इस नंबर पे फ़ोन कर दो। मम्मा ने कहा कि भाई साहब ये कहाँ पर हुआ है, कहाँ पे हो आप? वो जगह जब तक बताता उसका फ़ोन ऑफ हो गया। बार बार उस नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए क्या करें। बड़े भाई को सारी बातें बताई, उसने फटाफट से अपनी मोटरसाइकिल निकाली और आसपास देखना शुरू कर दिया। कुछ नहीं समझ आ रहा कहाँ जाए, किससे पूछें, और ये पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। बस यही पूछ रहा है कि किसी मोटरसाइकिल और गाड़ी की दुर्घटना हुई है, भाई साहब कहीं देखा है क्या? अब 3 बजे करीब ये घर से निकला था, 3:15 3:30 बजे इसके दुर्घटना हुआ था। 4:30 बजे ये अपने घर पर आया। नितिन गेट पर खड़ा हुआ था, चेहरे पर तमाम खून था। जैसे मैं चश्मा लगाता हूँ ऐसे चश्मा भी लगाता था। चश्मे के जो कांच हैं वो सब इधर गड़े हुए थे, जो स्टिक है चश्मे की वो इधर गड़ी हुई थी। जब ये घर पहुंचा, कुर्ता सारा आगे से लाल हो रहा था। गेट को बस इस तरह से पकड़ के खड़ा था। पापा, मम्मी, थोड़ा चोट लग गया था भैया। जैसे ही इसने ऐसे बोला, अंदर से सभी लोग भागते हुए आए। पापा ने कहा कि एक मिनट इसे कोई अभी पीछे हट जाओ बेटा। अपने बेटे को थोड़ा सा सहारा देते हुए घर में अंदर लाए, बैठाते हैं। कैसा है तू, ठीक है? हाँ पापा, बस हल्का सा यहाँ दर्द हो रहा है, पता नहीं। गाड़ी ले जाने में जा रहा था ना, तो बाबा जी आप अंदर आ जाओ, बैठो। अब मम्मी पापा उसे देखें और फिर मतलब अपने घर की तरफ देखें, क्या बोल रहा है? हाँ भैया थोड़ा जगह बना देना, 2 गिलास पानी दे दो, एक मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है भैया। हाँ मैं भाई 1 मिनट में लाया। इसका भाई गया फटाफट से भाग कर 1 गिलास पानी लाया। मुझे बाबा जी को भी दो। बाबा जी पानी लोगे आप? हाँ बाबा जी पानी लोगे आप? कुछ बोलो ना। मम्मी ये बाबा जी हैं और यही मुझे लाए हैं। मोटरसाइकिल मैं खड़ी भी नहीं कर पा रहा था। आसपास के लोग पता है मुझे क्या बोल रहे थे, ये मर गया। और मैं यही सोच रहा था कि भोलेनाथ ये क्या हुआ मेरे साथ। सब कुछ बिखर गया, सारा घर गड़बड़ा जाएगा, स्थिति खराब हो जाएगी, बाबा मुझे बचा लो। तभी इन्होंने आकर मुझे खड़ा किया। मोटरसाइकिल कोई नहीं उठा रहा था मेरी, खून की कुछ चीटें पड़ी थी ना, हाथ गंदे हो जाते उनके। अच्छा तू आराम कर, अभी हम तेरे को डॉक्टर के लेकर चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा। पहले बाबा जी आप भी आकर बैठो प्लीज़, हैं, और पानी मेरे को भी दे दो। पानी पिया 1 गिलास। भैया एक टॉवल दे देना। हाँ भाई मैं लाता हूँ। वो टॉवल लेकर आया इसने। जब अपने चेहरे को छुआ रहे, यहाँ सारा शायद मेरे हाथ से पापा अंगूठी निकाल ली, फ़ोन निकाल लिया किसी ने, और मैं उस वक्त थोड़ा थोड़ा होश में था। एक गाड़ी वाले ने मुझे उड़ा दिया पापा। अच्छा तू अभी कोई बात मत कर, और बेटा मोटरसाइकिल निकालो, इसे लेकर चले।
इसके भैया मोटरसाइकिल चला रहे थे, बीच में नितिन बैठा था, पीछे पापा बैठे थे। इसे लेकर यहाँ से तुरंत एक अस्पताल गए। वहाँ पर जाने के बाद इसको जब ट्रीटमेंट दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि पूरे चेहरे पर टाँके आएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, इनका चेहरा मतलब जैसे ऐसे बीच में से थोड़ा सा खुल गया था। स्टिचेस ज़रूर आएंगी। अगर आप कहेंगे तो आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन उनके साथ अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। और वो स्टिचिंग एक्सपर्ट है, मतलब टाँके लगाने में बहुत ज़बरदस्त उनका नाम है। एक बार उनसे बात करा दीजिए। देखिए, हम नंबर दे सकते हैं उनके असिस्टेंट का, लेकिन वो अभी फ़िलहाल 3-4 महीने तो अवेलेबल है नहीं। तब तक के लिए आप ट्रीटमेंट करिए, दवाई खाते रहिएगा और चेहरे पर हम कुछ क्रीम वगैरह देंगे, वो लगाते रहिएगा। नहीं, आप प्लीज़ उनसे बात करिए ना। अगर आप कह रहे हो ना कि आज ही अगर स्टिचेस हो जाती है, टाँके लग जाते हैं, तो निशान नहीं पड़ेगा इसके चेहरे पर। जी, लेकिन उनसे अभी हम एकदम बात नहीं करा सकते, तभी वही डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोलते हैं। अच्छा, मैं चल रहा हूँ और थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत अच्छा लगा मुझे नेचर। और सर, एक छोटी सी बात करनी थी। तभी नितिन के पापा को बताया धीरे से कि यही हैं वो डॉक्टर जिनके बारे में हम बोल रहे हैं। नितिन के पापा ने एकदम से हाथ जोड़े कि सर, ये मेरा बेटा है, अभी दुर्घटना हुई है और इसके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई है, और इन्होंने बताया कि आप 3-4 महीने तक अवेलेबल नहीं हो। उन्होंने देखा, कैसा है बेटा तू? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है दोस्त तेरा? मेरा सर नितिन नाम है। अच्छा, कहीं वर्किंग है? जी सर, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। ओहो, होली की छुट्टी चल रही होगी, कंपनी कब जाएगा? सर, अभी तो मेरे चोट लग गई है, शायद मुझे पता नहीं कंपनी वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे कि इतने दिन की छुट्टी। नहीं, कितने दिन की छुट्टी? भाई 4-5 दिन की छुट्टी तो होगी, मुझे बस 1 हफ्ते का समय दे। अब नितिन के पापा ने उन्हें देखा कि सर, आप क्या स्टिचेस कर सकते हैं, मतलब कर देंगे? हमें यह था कि आप 3 महीने अवेलेबल नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं 30 मिनट में अवेलेबल हूँ, आप एक काम करिए, तैयारी करिए, मैं सर एक कॉफ़ी पी के आ जाऊँ। हाँ सर प्लीज़। अब इन्हें यकीन नहीं हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये डॉक्टर एकदम से हाँ कर दे। ये कोई बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, सच में 4-6 महीने से पहले नंबर नहीं आ सकता। वो कहकर क्या जाते हैं कि मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ, बस एक कॉफ़ी पी के, आप तैयार करिए। उनके स्टिचेस के बाद नितिन ये कहता है कि मेरा चेहरा कोई कह ही नहीं सकता कि बीच में से खुल गया था, और उनका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मैं घर जब आया ना, आने के बाद मैंने बताया कि मुझे बाबा जी लेकर आए थे, जो अघोरी बाबा हैं। मोटरसाइकिल उन्होंने ही चलाई है, मैंने नहीं चलाई है। इसका विश्वास इतना ज़्यादा पक्का हो गया कि 100 लोगों की भीड़ थी और 100 में से 50 लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, ये उसका भाई है जो गुजर गया, ये उसका बेटा है, नाम नितिन है, ये मर गया। ये सब चीज़ें मैंने पड़े पड़े सुनी है, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी मुझे अघोरी के पैर दिखे, फिर मैंने धीरे धीरे आँख खोली तो मुझे अघोरी दिखा। उसके गले में बहुत सारी रुद्राक्ष की माला थी, चेहरे पर भभूत थी, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, और आकर उसने मुझे उठाया। वही मुझे यहाँ तक लेकर आया है। घर के सभी लोगों ने बताया कि तेरे को और कोई नहीं, महादेव लेकर आए थे। क्योंकि जब तू कह रहा था ना कि बाबा जी को भी पानी पिला दो, यहाँ दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं था। वो तो उस वक्त हमने तेरे को कुछ कहा नहीं, बस सबने दरवाजे की तरफ देखकर बाबा जी प्रणाम कर दिया कि तुझे भी ऐसा लगे कि हाँ हमें भी कोई दिख रहा है। हमें कोई नहीं दिख रहा था। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। कहते हैं कि मैं महादेव को अपना सब कुछ मानता हूँ। तो इनकी कहानी इतनी थी। अब आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना। अच्छी लगी हो तो सपोर्ट के तौर पे प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। आप आते हो, वीडियो देखते हो, मुझे उल्टा सीधा बोलने में आप कंजूसी नहीं करते, खूब मुझे उल्टा सीधा बोलते हो, गालियाँ भी देते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। लेकिन अगर पसंद आती है तो 2-1 लोगों के साथ शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय लिखकर अपना नाम भी लिखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।